एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस में टोटल नंबर ऑफ इमेज बिटवीन टू प्लेन मिरर के बारे में पढ़ रहे थे। इसका मतलब ये है कि दो समतल दर्पण यदि एक दूसरे से कुछ एंगल पे होती है तो कितने नंबर ऑफ प्रतिबिंब एक दूसरे के बीच बन सकते हैं, ये सारी चीजों को हमने देखा। और वहां पर हमें एक बेस्ट मेथड मिला था कि टोटल नंबर ऑफ इमेज निकालने का सबसे बेस्ट मेथड ये होता है कि क्रॉस मेथड। एंड क्रॉस मेथड को हमें आशा है कि आप उसे अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अच्छा देखिए, अब हमारा क्या है कि प्लेन मिरर कंप्लीटली फिनिश होने को है। अब हम क्या करने वाले हैं कि आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बता देते हैं और जो भी प्लेन मिरर में छोटी छोटी पॉइंट्स रह गई हैं उन सारे को लिख लिया जाएगा और इस तरह से हमारा समतल दर्पण वाला जितना पार्ट है वो टोटली फिनिश हो जाएगा। देखिए, हमने पढ़ाने का एक व्यू रखा है कि हमेशा एक बाउंड्री बनाना है, धीरे धीरे करके आफ्टर डेट हम लोग कॉन्सेप्चुअल पॉइंट की तरफ जाते हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट्स को जानते हैं। ओके, एक चीज और ध्यान देना है कि जितनी सारी कॉन्सेप्ट वाली पॉइंट है वो सारे आप स्टार पॉइंट के साथ लिखें और नोट्स बनाएं और रेगुलरली वीडियो को देखें। इसके बाद अब देखिए, आपके शायद लास्ट के लेक्चर में हमने आपको एक प्रॉब्लम दिया था जो कुछ इस तरह से वो प्रॉब्लम थी कि यदि हमारे पास दो समतल दर्पण हो, इफ वी हैव टू प्लेन मिरर, जहां पर इन दोनों के बीच की जो दूरी थी वह d दी हुई थी और इस दोनों दर्पण का जो लेंथ था वह कितना था l। इसका मतलब यह है कि वी हैव टू प्लेन मिरर हैविंग लेंथ l एंड डिस्टेंस d, यानी दो समतल दर्पण है जिसकी लंबाई l है और दोनों के बीच का सेपरेशन d है। और आपसे बोला गया था कि यदि यहां पर एक लाइट इंसिडेंट होती है, मतलब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो सॉरी ऐसा करते हैं, देखिए यह एंगल है थीटा। यानी कि आपके पिछले वाले लास्ट वाले क्वेश्चन में ये दिया गया था कि यदि दो प्लेन मिरर जब d डिस्टेंस से सेपरेटेड हो और उस पर कोई आपतित किरण थीटा एंगल पर आती है तो आपसे पूछा गया था कि जब यह आपतित किरण इस पासेज से या कह सकते हैं दो दर्पण के बीच से बाहर निकलेंगी तो कितनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कितनी बार परावर्तित होंगी, यह निकालना था। अच्छा, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाया कैसे जाता है। पहले तो हम ये देखते हैं कि कैसे कैसे रिफ्लेक्शन होगा। तो देखिए, यह हमारी समतल दर्पण है और यह लाइन अविलंब है और यह आपतित किरण है। यह एंगल ऑफ आपतन है, मतलब कह सकते हैं आपतन कोण। और आपको पता है कि समतल दर्पण में जितना आपतन कोण है उतना ही प्रवर्तन कोण होगा। तो ये लाइट कहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी। तो जितना आपतन कोण उतना ही प्रवर्तन कोण। तो देखिए, एक बार तो प्रवर्तन हो गया, अगली बार फिर से यहाँ अविलंब डालेंगे, फिर से देखिए जितना आप एक कोण उतना ही यह कोण, फिर से यह प्रवर्तित होकर यहाँ जाएगी, उसी तरह से फिर से यहाँ विलंब डालेंगे और जितना आपतन कोण उतना ही प्रवर्तन कोण। इसी तरह से आपको क्या देखने को मिलेगा कि बार बार यह किरण एक बार दर्पण इससे फिर इस दर्पण से, यानी दोनों दर्पण से बार बार प्रवर्तित होते हुए कहाँ चली आएगी, बाहर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताया जाए कि कितनी बार यह आपतित किरण जब दर्पण में इंटर करेगी और बाहर निकलेगी तो कितनी बार प्रवर्तन हो चुका रहेगा। ओके, तो कितनी बार प्रवर्तन हो चुका रहेगा, इसे निकालने के लिए जैसे हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं, इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिए। इस ट्रायंगल का नाम दे दिया जाए, दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R। और आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जब आपतित किरण एक बार प्रवर्तित होती है, मतलब एक बार जब उसका प्रवर्तन होता है तो वो इतनी दूरी तय करती है और इस दूरी का नाम दे देते हैं x। यानी कि यदि एक बार प्रवर्तन होती है तो x दूरी तय करती है। उसी तरह से अगर नीचे भी आप कर सकते हो तो यह भी दूरी कितना हो जाएगी, x। उसी तरह से यह भी दूरी x। ऐसे ही करते करते क्या होगा, धीरे धीरे यह प्रकाश की किरण प्रवर्तित होते होते कहाँ चली जाएगी, बाहर। तो जरा इस ट्रायंगल को बाहर बना लिया जाए। यह है Q, यह है आपकी P और यह है आपकी R। इसको हमने क्या मान लिया है, यह x। अच्छा, यह एंगल कितना है, थीटा। और आप देख सकते हो तो दोनों दर्पण के बीच की दूरी कितना दी है, d। तो इसको यहाँ पे रख लेंगे d। अब जरा सा देखिए, तो क्या मैं tan थीटा इज इक्वल्स टू x बाई डी लिख सकता हूं। अब हमें चाहिए x,
तो देखिए तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, डी tan थीटा। यानी हमें यह पता चल चुका है कि यदि प्रकाश की किरण एक बार प्रवर्तन करती है तो वह कितनी दूरी तय करती है, x, और x का वैल्यू कितना आया है, डी tan थीटा। अब देखो एक बार x, अगली बार फिर से x, फिर से x, फिर से x। तो यदि आपसे ऐसा सोच सकते हो कि अगर इतनी बड़ी कोई बटी है जिसकी लंबाई टोटल l है और हमारी एक बार प्रवर्तन के कारण डिस्टेंस x मतलब कवर करती है, फिर अगली बार करेगी x, पुनः अगली बार x, इस तरह से करते करते क्या करेगी कि यह आपतित किरण बार बार प्रवर्तित होते होते कहाँ चली जाएगी, बाहर। तो आपसे पूछा जाएगा कि कितनी बार प्रवर्तन होगी, इसका मतलब नंबर ऑफ, इसको यहां लिख देते हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कुल प्रवर्तन। कुल प्रवर्तन कितना हो रहा है, टोटल डिस्टेंस है l, और एक बार प्रवर्तन होती है तो कितना दूरी तय करती है, x। कोई दिक्कत, और यही आपका नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप क्या करोगे, देखिए n का n, देखिए l है, l आपके क्वेश्चन में दी रहेगी, x का वैल्यू आपने अभी निकाला था, d tan, यानी दिस इज द रिजल्ट। यदि आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, लेंथ ऑफ द मिरर पता है, मतलब दर्पण की लंबाई, और दोनों दर्पण के बीच की दूरी पता है, तो आप यह बता सकते हो कि कितनी बार प्रवर्तन के बाद यह आपतित किरण दोनों दर्पण के बीच से बाहर निकल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है कि यदि आप इतना ही जानते हो तो जब क्वेश्चन बनाने जाओगे तो आपको कुछ आंसर में वेरिएशन आने लगेंगे। जैसे देखिए क्या क्या गलतियां यहाँ पे होती है। जैसे n इज इक्वल्स टू l बाई डी tan थीटा, इतना निकालने के बाद यदि आपके n का वैल्यू कंप्लीट वैल्यू आता है, जैसे 2, 3, 4, 5 मतलब कंप्लीट इंटीजर आता है, तो आंसर आपका यही होगा। बट क्या होता है कि यदि कभी कभी आप निकालोगे इसकी वैल्यू और आपका n का वैल्यू मान लेते हैं कि 2.3 या पॉइंट में या फ्रैक्शन में चला आता है, उस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि तब आपको आंसर कितना देना है, तो हमेशा इससे बड़े वाले इंटीजर को देना है। जैसे 2.3 है तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन 3 लेके चलना है, 4.1 है तो भी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितना लेके चलना है, 5। इसका मतलब है, आप इसको सिंपली सोच भी सकते हो, जैसे जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया गया होगा तो आप पढ़े होंगे क्वांटाइजेशन, मतलब कोई ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमेशा पूर्ण होती है, फ्रैक्शन में कभी नहीं हो सकती। उसी तरह से कभी भी प्रवर्तन की संख्या 1.2, 1.3 या तो 1 होगा, या तो 2, या तो 3, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। जब फ्रैक्शन में नहीं होगी तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप आंसर निकालोगे और यदि वह आंसर पॉइंट में चला आता है तो हमेशा बड़ी वाली इंटीजर का नाम देना है। देखना है कि 2.3 किसके किसके बीच, तो 2 और 3 के बीच, तो 3 आंसर। 4.1 किसके बीच, तो ऐसा नहीं कि 4.1 है तो आप 4 कर दो, नहीं, क्योंकि अगर प्रवर्तन 4.1 है तो यानी कि कंप्लीट होगा, यानी कि 5 होगा। अच्छा, अब देखिए इस तरह से हमने यह देखा कि अभी तक हम कितनी सारी टॉपिक पढ़ लिए। पहले हम उसे रिकॉल कर देते हैं, और रिकॉल करने के बाद आपको कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, जो कुछ बहुत सारे क्वेश्चन हमने मतलब खुद से एनालाइज करके बनाया है, उससे आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। और मैंने क्या किया है, देखिए मैं हमेशा इस बात पे ध्यान देता हूं कि हमेशा चैप्टर को लिंक करके ही पढ़े। सिंपली पढ़ते जाओगे तो बोर्ड निकल जाएगा, बट अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, अगर आपका व्यू है, तो आपको लिंक करना ही चाहिए। तो आपको हम देखिए लिंक करना भी सिखाएंगे कि कैसे कैसे चैप्टर लिंक किया जाता है। और यदि आपको फिजिक्स पढ़ो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, खुद से क्वेश्चन सेट करने आ गया, इसका मतलब आपको सब्जेक्ट आ गया, फील होने लगा है। तो देखिए हम कुछ क्वेश्चन होंगे, आपको करेंगे क्या कि जो चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे लाइट पढ़ रहे हैं तो उसको मैकेनिक्स से ऐड करेंगे, और मैकेनिक्स से ऐड करने के बाद आपको देख फील आएगा कि हाँ बिना मैकेनिक्स के ऐसे क्वेश्चन नहीं किए जा सकते। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, आप घर से उससे बनाएंगे, बनाने के बाद या तो कमेंट करेंगे या तो ग्रुप में बताएं उसका आंसर। और उसके बाद क्या है कि किसी न किसी दिन हम इन जितने भी बोर्ड पे क्वेश्चंस होंगे उन सारे का आंसर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया जाएगा। बट आप क्या करो, हाँ देखिए जितना क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे होंगी और कहीं ना कहीं आप जितनी थ्योरी पढ़े हो उसी से है, बट उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। क्या क्या, आपकी 10th क्लास की ट्रिगोमेट्री सही होनी चाहिए, ज्योमेट्री सही होनी चाहिए, और 10th क्लास का थोड़ा सा ज्ञान होना
चाहिए और गुना भागा सही होनी चाहिए। देखिए जितने भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे होंगे उन सारे को हम दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा देंगे ताकि आप इसका आंसर अच्छे से दे सको। और पहले देखो क्या है, अगर हम उसमें थोड़ा सा आपको हिंट भी दे देंगे कि कैसे सोचना चाहिए, या ऐसा कर सकते हैं कि आप खुद सोचो, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, देखो कुछ इधर उधर से जो भी तुम्हारा दिमाग काम करता है। आफ्टर डेट जिस दिन अगले क्लासेस में कभी भी जब टाइम मिलती है, जब आप सभी लोग का आंसर आना शुरू हो जाएगा, हम देखेंगे कि कैसा आपका रिस्पॉन्स है। आफ्टर डेट एक दिन इन सारे क्वेश्चंस का एक वीडियो के सारे आपके सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़े उसी पे है। दो प्लेन मिरर है, इसकी लेंथ है 1 मीटर और यहां पर कोई लाइट इंसिडेंट होती है जो कि इधर से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। इन दोनों के बीच का गैप यदि 10 सेंटीमीटर हो, फिर से समझ लीजिए आपके पास दो मिरर है, दो दर्पण है, दोनों की लंबाई कितना है 1 मीटर है। और क्या ध्यान देना है, अच्छा इन दोनों के बीच का गैप कितना है 10 सेंटीमीटर। आपसे फिर से पूछा जाए कि बताइए यह आपतित किरण कितनी बार परावर्तन करने के बाद इससे बाहर निकल के चली जाएगी। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़े उससे तो बनेगा, बट इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना है। अब आप लगाओ, उसके बाद हम इसमें बताएंगे। हाँ वही कॉन्सेप्ट लगेगी बट इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जितने क्वेश्चन हैं हम खुद से बना करके देते हैं। देखिए इस क्वेश्चंस के आंसर आपके मैच करे ना करे, बट आपको इससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। तो ध्यान दें क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बट ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए बट इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। अब देखिए जो जितनी भी डाटा वैल्यू हम खुद से सोच के देते हैं, हो सकता है न्यूमेरिकली
क्वेश्चन में आंसर में थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम हो सके, बट इससे हम बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यानी कि ऐसा कर सकते हैं, देखो यह आपके बिहार इंजीनियरिंग टाइप क्वेश्चन है और ये आपके आईआईटी टाइप क्वेश्चन है जिसमें आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा, बट ऐसा नहीं कर सकते। अब तो बिहार इंजीनियरिंग भी आपका इससे मर्ज हो चुका है और इसका क्वेश्चन कहीं इससे अच्छा होता है। ओके, अब ये हो गया 2 क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको कुछ नया सीखने के लिए हम इसको इलोंगेट किए, आप इसको बनाइए और देखिए कि क्या होने वाला है। चलिए, ये 2 टाइप के क्वेश्चन। अब चलते हैं 3rd क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी आपको क्या निकालना था? कुल प्रवर्तन की संख्या। देखिए, आप ऐसे क्वेश्चन लाइट में नहीं देखे होंगे, चाहे आप सिंपल सिंपल पढ़ रहे हो तो बस आप सिंपल सिंपल बोर्ड कर लोगे, बट अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो इस तरह से क्वेश्चन पे जाने होंगे और ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने होंगे। अब जैसे देखिए, एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, यह आपकी प्लेन मिरर है, मतलब समतल दर्पण है, और यहाँ पे पुली है, 11th क्लास की कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ब्लॉक ए है, और यहाँ पे ब्लॉक बी है। इसका वेट ले लीजिए 10 kg और इसका ले लीजिए 5 kg। आपसे यह पूछा जाएगा कि इसका जो इमेज होगी उसकी क्या वेलोसिटी होगी, या कह सकते हैं उसका फिगर क्या होने वाला है। ऐसा करो, आपको कमेंट करना है, कमेंट अबाउट द इमेज। यानी कि आपको इसकी जो प्रतिबिंब बनेगी वो कैसी बनेगी और उसका क्या रिलेशन होगा, किसकी वेलोसिटी क्या होगी, यह बताना है। चलिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, आपके पास एक क्या है, प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। अब देखते हैं कि इस बार क्वेश्चंस में क्या है। एक ऑब्जेक्ट है, वो एक सरफेस पे रखी गई है, मतलब सतह पर एक वस्तु रखी गई है जिसका वेट मान लीजिए, मास मान लीजिए 10 kg है। और यहां से 30 डिग्री के एंगल पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा, और इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मान लीजिए 0.9। आपसे यह पूछा जा रहा है कि इसकी जो इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगी, उसकी क्या वेलोसिटी होगी, चाहे उसके बारे में बताइए कि उस वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा। वो ऑब्जेक्ट लेफ्ट जाएगी, राइट जाएगी, कितने से जाएगी, क्या होगा, यह बताइए। मतलब उसका वेग भी बता सकते हो आप, त्वरण भी बता सकते हो। मतलब फिर से समझ सकते हैं कि हमारे पास एक समतल दर्पण है, ओके, एक वस्तु है जिसका कितना है 10 kg, और देखो उसको खींचा जा रहा है बाहर की तरफ 10 न्यूटन से, कितने डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे। और आपसे यह पूछा जाएगा कि बताइए ये जो ऑब्जेक्ट है, यह जो ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा जो इमेज बनेगी उसमें क्या रिलेशन होगा उसकी। जैसे आप देख सकते हो कि यदि इस पे फोर्स लग रही है तो हो सकता है बड़ी आगे पीछे मूव करेगी, अब नहीं करेगी, आपको सोचना है। देखिए,
यहाँ तक अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे दर्पण, अगर साधारण पढ़ते हो तो, बट अगर आप अच्छा पढ़ना चाहते हो तो आपको इस तरह के क्वेश्चन से सोचना होगा। और इन दोनों क्वेश्चन से देखिए आपको क्या क्या चेक किया जा रहा है। आपका यह चेक किया जा रहा है कि आपको पहले मतलब घर्षण आता है कि नहीं, फ्रिक्शन आता है कि नहीं, मोशन आता है कि नहीं। अगर मोशन और फ्रिक्शन नहीं आता है तो कितना भी अच्छा आप पढ़े हो दर्पण, या कह सकते हो कितनी अच्छी लाइट पढ़े हो, आपसे ये क्वेश्चन कभी नहीं बनेगी। इसका मतलब हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। तो इसका इमेज के बारे में हमको बताइए कि इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी। ये आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी शायद 1 2 3 ये 4th नंबर क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक टेबल है, उस टेबल पर एक ब्लॉक रखी है ए, ऐसा कर लेते हैं, इसका वेट ले लीजिए 10 kg का एक ब्लॉक रखा है, और यहाँ पर एक पुली है। देखिए एक 10 kg की ब्लॉक है, और यह रस्सी है, रोप है, और यह आपकी पुली है। यहाँ पे 20 kg की कोई बड़ी रखी है, और यही आपका प्लेन मिरर है। अब आपसे क्या पूछा जाएगा, देखिए समतल दर्पण, यह एक ब्लॉक है, यहाँ पर एक 10 kg की बड़ी रखी है, और यह आपकी पुली है। आप और यहाँ पर देखिए फर्स्ट केस, पहले इसका आंसर किस तरह से देना है, तो पहले आंसर देना है यदि ये जो ब्लॉक है और यह जो टेबल है, इसका टेबल, ब्लॉक और टेबल के बीच का घर्षण 0 है। सेकेंड केस में आपको कब आंसर देना है, जब इन दोनों के बीच का घर्षण मान लेते हैं 0 नहीं है, कितना है, तो 0.8 लेके चलिए। और आपको यह बताना है कि क्या इसके मतलब यह ऑब्जेक्ट है, आपकी वस्तु है, तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगी उसमें उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी एक्सीलरेशन क्या होगी, ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो देखिए इसमें फिर से कैसे कैसे सोचना है। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि यह ब्लॉक चलेगी कि नहीं चलेगी, और इसको चेक करने के लिए आपको फ्रिक्शन आना चाहिए, मतलब घर्षण आना चाहिए। घर्षण के बारे में सोचना होगा, और सोचने के बाद आपको यह पता करना होगा कि यह ब्लॉक अगर चलेगी तो इसकी त्वरण क्या है या उसकी वेलोसिटी क्या है, और इसी के बारे में आपको प्रतिबिंब में बताना होगा। और ये सारा चीज आपको मतलब जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा था वेलोसिटी के बारे में, तो वहां आपको यह बताया गया था कि समतल दर्पण में लंबवत दिशा में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं तो क्या रिलेशन होता है वेलोसिटी में, पैरेलल डायरेक्शन मूव करते हैं तो क्या रिलेशन होता है वेलोसिटी में। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन है, इसमें फिर से आप एक समतल दर्पण दी हुई है, और इस बार देखिए ब्लॉक कुछ इस तरह से रखी है, और इसमें स्प्रिंग लगा है। देखिए एक समतल दर्पण है, और यहाँ पर एक वस्तु है, और इसके नीचे क्या है, स्प्रिंग लगी हुई है। अब आपसे यह पूछा जाएगा चलिए इसको ले लेते हैं 10 kg की एक ब्लॉक है, और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ले लीजिए 200 न्यूटन पर मीटर। इसको और कर लीजिए ज्यादा, चलिए 100 kg की एक ब्लॉक है आपके पास, 100 kg की एक ब्लॉक है, और क्या दी हुई है, एक स्प्रिंग है आपके पास, और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, 200 न्यूटन मीटर। इस आपको पता है कि स्प्रिंग के बारे में आपको 11th क्लासेस में पढ़ाया गया होगा। हम तो बस यही आशा करते हैं कि आपने 11th क्लास में अच्छे से स्प्रिंग के बारे में पढ़ा होगा।
अच्छा, अगर आप पढ़े हो तो क्या करना है कि आपको यह पता करना है, जैसे इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है, इस पे जो वस्तु रखी है उसका भार दिया है, मतलब मास दिया है कितना 100 केजी, और आपसे यह पूछा जा रहा है कि इमेज के बारे में बताइए, आपकी जो प्रतिबिंब है उसकी क्या क्वालिटी होगी, उसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या वेलोसिटी होगी, आप क्या क्या सोच सकते हो, जितना आपके दिमाग में डायमेंशन बनता है, जितना आप सोच सकते हो, सारा चीज आप इमेज के बारे में बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, पढ़ तो रहे हैं हम लाइट, बट लाइट से पहले क्या जानना होगा आपको, स्प्रिंग की क्वालिटी जाननी होगी, मैकेनिक्स जानना होगा, बिना उसके आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हो। मतलब देखो, अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हो इसका मतलब एक ही बार आपका लाइट भी है और साथ ही साथ आपके पीछे वाले चैप्टर का रिवीजन हो रहा है। ऐसे ही पढ़ना चाहिए, तब जाकर अच्छे एग्जाम निकलेंगे। और बोर्ड में तो सिंपल सिंपल देखिए, आपके 12th के बोर्ड में ये जो समतल दर्पण वाला क्वेश्चन है ये बहुत मतलब सिंपल आएगा, बहुत साधारण सा क्वेश्चन आता है कि भी वेलोसिटी से जा रहे हैं तो इमेज कितने से दिखेगी, ये छोटी छोटी क्वेश्चंस आ जाती हैं, बट हाँ ऐसे क्वेश्चन आपके अच्छे एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। और वहां पर क्या होता है कि देखो, तुम अगर सिंपल पढ़ के गए हो और कभी ऐसा क्वेश्चन देखे ही नहीं, तुमको लगेगा कि ये तो कहाँ से आ गया, आउट ऑफ सिलेबस है, बट नहीं, आपको हमेशा कोई भी पढ़ाए तो लिंक करके पढ़ना चाहिए, किसी से पढ़िए, साथ ही साथ आपको भी लिंक करना सीखना चाहिए कि पिछले वाले चैप्टर से इस चैप्टर का क्या लिंकेज होगी। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं, अब टाइप चेंज करते हैं। जैसे देखिए, अब एक पुली वाला क्वेश्चन था, स्प्रिंग वाला क्वेश्चन हो गया, अब एक और नए टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। और ये जितने क्वेश्चन है इस पे आप अपना मतलब खुद से टाइम दो, थोड़ा समझो, एक और क्वेश्चन ही बनाइए, और कुछ दिनों बाद ही हम इसके सारे आंसर आपको बताएंगे। आपके पास अच्छा खासा टाइम रहेगा, धीरे धीरे करके सारे को बनाइए, और आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो और या आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, एक इस तरह का क्वेश्चन है, ये आपकी दर्पण है, यह पृथ्वी तल है, समतल सतह है पृथ्वी तल, उससे देखिए यह थीटा डिग्री के कोण पे है। पृथ्वी की तल से एक दर्पण कितना डिग्री के कोण पे है, थीटा डिग्री के कोण पे है। और फिर से देखिए कि इस पर जो आपतित किरण है वह भी देखिए दर्पण से कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 था शायद, कि जो परावर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड रे, जो आपकी परावर्तित किरण है उसका ग्राउंड से, यही आपकी ग्राउंड है धरती, ग्राउंड से कितना कोण होगा, यह आपकी आपतित किरण है। ओके, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको क्या मिला, क्योंकि अभी तक आप क्या देख रहे थे कि आपकी समतल दर्पण प्लेन पे रखी हुई थी, बट ऐसा भी तो हो सकता है समतल दर्पण इंक्लाइंड हो, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा मोशन में। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा सोचना होगा आपको कि ठीक है, ग्राउंड से अगर दर्पण हमारी थीटा डिग्री के कोण पे है और आपतित किरण उससे थीटा डिग्री के कोण पे है, तो हमारी परावर्तित किरण कहाँ होगी, कितना कोण होगा। तो सबसे पहले तो आपको रे डायग्राम बनाने आना चाहिए, किरण आरेख अगर वो आती है तब आप इस क्वेश्चन को बना लोगे, और फिर एंगल के बारे में सोचना है। तो ठीक है, आप आंसर बताइए, उसके बाद हम इसका आंसर आपको बताएंगे। ओके क्या? चलिए, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जैसे देखिए, देखिए ट्रक जो कि 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। मतलब आप क्या है कि एक सड़क पर एक ट्रक है जो कितने की स्पीड से मूव कर रही है, 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से मूव कर रही है। अब देखिए, इसी सड़क पर पीछे से एक बाइक वाला है, या कर सकते हैं मोटरसाइकिल से,
ओके, यानी कि there is a truck which is moving with 40 किलोमीटर पर आवर एंड there is a motorcycle, यानी कह सकते हैं कि एक बाइक है और उस बाइक की स्पीड कितनी दी हुई है, तो इसकी बाइक की स्पीड दी हुई है 100 मीटर पर सेकेंड। और आप तो देखिए आपके पास क्या है, एक सड़क पे ट्रक है जो कि 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, और इधर क्या देखा जा रहा है कि पीछे से एक बाइक वाला है जो 100 किलोमीटर लिख लीजिए, या सिंपली ऐसा करो ना, इसे मीटर ही कर देते हैं, 40 मीटर पर सेकेंड, नहीं 40 नहीं, किलोमीटर में रहने दीजिए, किलोमीटर पर सेकेंड, और इसको कर दीजिए 100 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ भी 100 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक सड़क है, उस सड़क पर एक ट्रक है जो कि 40 किलोमीटर पर घंटे से मूव कर रही है, और पीछे से एक बाइक वाला है जो 100 किलोमीटर पर आवर से इसको ओवरटेक करता है। यानी ओवरटेक करना मतलब इससे बैक से बाहर निकलना, मतलब साइड से बाहर निकलना चाहता है। अब देखिए क्या है, इस ट्रक के पीछे वाले जो पोर्शन है उस पर एक मिरर लगी है, ओके क्या, यानी कि ट्रक है, ट्रक के जो पीछे वाले पोर्शन है उस पर क्या लगी है, एक समतल दर्पण लगी है, प्लेन मिरर, समतल दर्पण। ट्रक चल रही है 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, और बाइक वाला 100 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चाहता है कि ट्रक से हम क्या निकल जाए, ओवर करके बाहर निकल जाए, मतलब आगे निकल जाए। अब देखिए जैसे ही ट्रक के पीछे वाले पोर्शन को एक बाइक वाला देखेगा तो आपको क्या दिखेगा कि इस बाइक वाले की प्रतिबिंब इस ट्रक वाले दर्पण में अंदर की तरफ दिखेगी। तो आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है, पहले ये देखिए, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, यानी कि इस बाइक वाले की जो प्रतिबिंब इस दर्पण में दिखेगी, इस दर्पण में फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन द मिरर with respect to the मोटरसाइकिल। मतलब प्रतिबिंब की वेग ज्ञात करें, किसके सापेक्ष में, तो मोटरसाइकिल के सापेक्ष में। ओके, और इसी में क्वेश्चन नंबर बी क्या है, देखिए ये सारा लिंकअप क्वेश्चन है। देखिए आपको दर्पण के बारे में पढ़े, और आपको देखिए यहाँ पे वेग दी गई, यहाँ पे वेग दी, आपको खुद सोचना है कि अगर मैं बाइक पे हूँ, मैं ही बाइक पे हूँ 80 की स्पीड से, या कर सकते 100 की स्पीड से, और आगे एक ट्रक है और ट्रक के पीछे में क्या लगी है, दर्पण लगी है, तो मैं ओवरटेक करना चाहूंगा तो मेरी प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखेगी। अब आपको यह सोचना है, यह देखना है, आपको यह पता करना है कि हमारी जो प्रतिबिंब है दर्पण के अंदर वो कितने स्पीड से दिखेगी, क्या दिखेगी, मेरी तरफ, आगे, पीछे। तो यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, जब आपको वेलोसिटी ऑफ प्लेन मिरर के बारे में पढ़ाया गया तो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ लग जाएगा। यदि आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए हो तो इस क्वेश्चन का आप आंसर निकाल लोगे। तो फर्स्ट आपको निकालना है किसके सापेक्ष में, प्रतिबिंब का वेग निकालना है मोटरसाइकिल के सापेक्ष में, और दूसरा क्या है कि प्रतिबिंब का वेग इमेज वेलोसिटी निकालना है। यहां पर एक ग्राउंड, चलो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, इमेज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के सापेक्ष। पहले बार निकालना था आपको किसके सापेक्ष, मोटरसाइकिल के सापेक्ष। अब निकालना है कि इमेज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि प्रतिबिंब की चाल ग्राउंड के सापेक्ष। या ऐसा भी कर सकता है कि यदि कोई पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है तो उसके रिस्पेक्ट में निकालिए। इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, या कह सकते हो कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि प्रतिबिंब की चाल बताइए दर्पण के अंदर किसके सापेक्ष में, यदि कोई आदमी ग्राउंड पे खड़ा हो, सड़क पे खड़ा हो तो।
यानी इस तरह से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जहां से आपको कुछ बनाने का बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। और यहाँ पर आपका मैकेनिक्स भी चेक हो रहा है, लाइट भी चेक हो रहा है कि आपने लाइट में वेलोसिटी के बारे में अच्छे से समझा था कि नहीं समझा था। अब देखिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, बट आप इतने सारे क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, इसमें आपको टाइम लगेंगे। बट ऐसा है कि ये क्वेश्चन आपको शुरुआत में देखने में लगेंगे कि हाँ टफ है, बट अगर यदि आप रियली में मेहनती हो, रोज लेक्चर देखते हो, हाँ कुछ बातें आपसे जरूर डिस्कस करनी है कि देखिए ऐसा होता है कि सेटअप इज नॉट वेरी वेल, उतना अच्छा नहीं है और कभी कभी प्रॉब्लम आती है, कभी साउंड की क्वालिटी में, एंड ड्यू टू द लॉकडाउन हम लोग सारी अरेंजमेंट अच्छे से नहीं कर पाते। बट हाँ जितना है उसमें देखो हम बस क्वालिटी में कभी कमी नहीं करेंगे, क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी मिलेगी। हाँ पैसेंस होनी चाहिए, रेगुलर आपको वीडियो देखना चाहिए और धीरे धीरे ही क्या होगा कि आपके अंदर लिंकअप बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें जहां तक लगता है कि यदि आप इस तरह से लिंक करके नहीं पढ़ते थे, इन दैट कंडीशन आपको बहुत थोड़ा सा लगेगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है, हाई लेवल लो लेवल। तो जिंदगी में हाई लेवल लो लेवल कुछ नहीं होता है, पढ़ना होता है। अगर यदि आप ऑनेस्टली पढ़ना शुरू करोगे तो कुछ समय बाद लगेगा कि हाँ कुछ तो बात है, कुछ तो स्टैंडर्ड है। अदरवाइज वही दर्पण, वही सारी चीजें, क्योंकि जितना टाइम अभी यहाँ तक पहुंचने में लगा है, इतने समय में मैं चाहता तो 12th की सिलेबस को कामबड़ आपके लाइफ को आगे निकाल देता। बट प्रॉब्लम ये है कि देखो आपको केवल बोर्ड के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा भी जानना चाहिए, क्योंकि 12th दोबारा जिंदगी में लौट के नहीं आएगा। ओके नंबर तो आ ही जाएगी, बोर्ड में नंबर लाना बहुत आसान होता है, उसके लिए अलग मेथड है। बट हाँ नंबर बहुत आता है, बहुत लोग का आता है, बट उनसे कभी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि नंबर लाने के लिए 15 से 20 दिन काफी होते हैं। उतने दिनों में आप क्वेश्चन बैंक बनाओ, बार बार याद करो, वही आना है। यानी बोर्ड में तो फिक्स है कि कुछ क्वेश्चन ट्रेडिशनल होते हैं, उन्हें आना ही आना है। बट अगर आप इस तरह से पढ़े हो तो देखो मैं एक चीज का जरूर आपको कह सकता हूँ कि जितनी चीजें पढ़ाई जा रही हैं सर्टेन नहीं है कि आपके एग्जाम में आए, बट आप जब एग्जाम दे के निकलोगे तो कभी आपके अंदर से यह नहीं लगेगा कि आपने जो हमारे लिए इतना टाइम दिया वो टाइम बर्बाद चला गया। आपको कभी फील ही नहीं होगा, आपको लगे कि नहीं अच्छा पढ़ा के गया था, जो भी पढ़ाया बढ़िया पढ़ाया, कुछ सीखा। हाँ अगर आप इस तरह के क्वेश्चन कर लेते हो तो बोर्ड में तो छोड़ ही दो। इस बार आपने बोर्ड का एग्जाम दिया, देखा हुआ क्वेश्चन वेरी लो लेवल, अभी तक हिस्ट्री में बहुत आसान क्वेश्चन आया, बहुत आसान। यानी कि कह सकते हैं कि बोर्ड ही ट्रेडिशनल, बट आपका जो आईआईटी जाने का रास्ता है, नीट जाने का रास्ता है, या किसी भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जाने का रास्ता है, वो सभी इन्हीं से होकर गुजरती है। तो डिसीजन आपको लेना, आपको किधर जाना है। ओके बट मैं एक ही चीज जानू कि जिंदगी में जाना कहाँ, अभी वो डिसाइड नहीं करना, आपको बस ये डिसाइड करना है कि 12th हमारी लाइफ में दोबारा नहीं आएगा। इसको अच्छे से पढ़ लिया जाए, एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो देखो मेहनत तो कभी बेकार नहीं जाती। हमने भी किसी समय मेहनत जरूर किया होगा, आफ्टर डेट हम सारी चीजों को जानते हैं और धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लगती है। देखिए हाँ बहुत लोग ये भी आपको सजेशन देंगे कि बहुत हार्ड है, हाई लेवल है, लो लेवल है समथिंग, बट ये अभी इसमें हाई लेवल नहीं है। हम तो आपको बोले भी शुरू में कि आईआईटी और बोर्ड के बीच में, आईआईटी तो अभी नहीं है, क्योंकि अगर मैं पूरी आईआईटी पढ़ाने लगूं तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कमेंट कीजिए, कुछ बताइए कि हाँ आपको मतलब किस लेवल की, मतलब कैसे चाहते हो आप। क्योंकि हम लोग भी ये तो हम बस ईमान के चलते हैं कि आपको मैकेनिक्स आती है, आती होगी तभी हम इस तरह के क्वेश्चन दे रहे हैं। अदरवाइज हम भी वो ट्रेडिशनल पढ़ाने के बाद आसान लगता है, आपको भी सारी चीजें समझ आती है, बट उससे बोर्ड निकलेगा, इससे बोर्ड भी निकलेगा और चांस बनता है कि अगर इसमें और मेहनत कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, लेक्चर लंबा ना हो, इसीलिए हम चाहते हैं कि हाँ कुछ क्वेश्चंस दे दिया जाए जिससे आपको यह फील हो कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन अभी तक जो हम थ्योरी पढ़े उनके अनुसार बनाया जा सकता है। और हाँ जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, जो बोर्ड की तैयारी करें, उनके लिए क्लास में बोर्ड मॉडल सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। वो तो हमारे ऊपर कि बोर्ड के क्वेश्चंस, बोर्ड में कैसे आपके मार्क्स आएंगे वो तो बाद में डिसाइड होगा। बट हम यही आपसे बोलेंगे कि आप देखिए हम लोग भी मेहनत करके इस लॉकडाउन में कहीं न कहीं से अरेंज करके आपको सारी वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्लीज पढ़िए। और आप हमें अप्रिशिएट करो या ना करो ये डिपेंड नहीं करता, बट यदि आपको लगता है कि आपको इन वीडियो से आपका सोचने का नजरिया चेंज हो रहा है, कुछ अलग पढ़ रहे हो, देन यू शुड मतलब आप क्या करना क्या चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, या सिंपली आप बताओ या ना बताओ आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि यदि इस वीडियो से एक इंसान का ही फायदा हो रहा है, इसका मतलब हमारी मेहनत क्या है, सफल है। अदरवाइज कहीं ना कहीं इसका यूज तो होगा ही होगा। ओके
चलिए अब थोड़ा सा एक लास्ट कॉन्सेप्ट डील करते हैं और प्लेन मिरर को हम फिनिश करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, प्लेन मिरर को फिनिश करने के बाद हम लोग शुरू कर देंगे गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, और वहां से आपको जो आप 9th-10th क्लासेस में पढ़ के आए हो समतल दर्पण के बाद गोलीय दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, तो सारी चीजें पढ़ेंगे। और वहां पे एक चीज और है कि फिर से हम वही काम करेंगे कि पहले बहुत छोटी छोटी चीजों को धीरे धीरे करके हम कुछ जो चीजें हम जानते हैं उसको फास्टली आगे निकलेंगे, और उसमें भी फिर से अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देखेंगे कि अच्छा 12th में जो पढ़ना है और 12th से थोड़ा आगे जाके जो पढ़ना है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, टीजे नीट में, वहां से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं सारी चीजों से पढ़ा जाता है। देखिए दो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, एक खुद मान लिया है कि हमको बस बोर्ड निकालना है फिर कुछ ना कुछ कर लेना है, और एक होता है कि वो सोचता है कि नहीं मुझे टॉप पे जाना आगे, क्योंकि IIT बनी है स्टूडेंट के पढ़ने के लिए, ठीक है। और जनरल कॉलेज ऐसा नहीं करते हैं कि कोई कॉलेज खराब है, नहीं, सारी कॉलेज अच्छी है, सबका अपना अपना स्ट्रीम में अपनी अपनी तैयारियां हैं। बट यदि आप तैयारी कर रहे हो, साइंस लिए हो, इसका मतलब आपको अच्छा कॉलेज आपका इंतजार कर रहा है, बस आपको मेहनत करना है और अपने आप जिससे भी पढ़ रहे हो उस पर फेथ कीजिए। हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान रखिए कि आप इस तरह से जरूर पढ़ो, जहां भी पढ़ रहे हो बस इस चीज का ध्यान रखिए कि आप किसी भी सर से पढ़े, सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं, आप देखो कि वो लिंक करके पढ़ा है कि नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है पढ़ने के बाद, या तो मैं हूं या दुनिया का कोई है, आप क्या करो IIT के क्वेश्चन, ट्रिपल के क्वेश्चन, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन निकालो और बना के देखो कि क्या वो क्वेश्चन बनते हैं। आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं, आंसर तो आपकी कैलकुलेशन पे, आपको क्वेश्चन देखने के बाद यह लग रहा होगा कि यदि मुझसे बन रहा है इसका मतलब आप सही जगह हो, आप पढ़ रहे हो, ठीक है। और नहीं तो इसका मतलब आपको कुछ न कुछ चेंज, या तो खुद में चेंज करना या किसी और में चेंज करना, आप समझ रहे हो। चलिए अब देखते हैं, लास्ट एक टॉपिक देख लेते हैं। वन मिनट। ओके, तो अब हम लास्ट पॉइंट, छोटी सी थ्योरी है, जैसे ना समतल दर्पण में एक चीज और जानना है कि जैसे समतल दर्पण की जितनी भी हम प्रॉपर्टी, जितनी भी गुण पढ़े थे, उसमें एक और गुण है कि समतल दर्पण में पार्श्व आवर्धन होता है। इसका मतलब क्या है, ये तो सही था कि जितनी ऊंचाई की वस्तु होगी उतनी ऊंचाई की प्रतिबिंब बनेगी, वास्तविक, आभासी, आभासी, वास्तविक, जितनी दूरी, ये सारी चीजें हम देख चुके थे। अब एक चीज और देखना है कि समतल दर्पण में क्या होता है कि लेफ्ट की साइड राइट में, राइट की साइड लेफ्ट में, मतलब पार्श्व आवर्धन का मतलब क्या होता है कि मतलब इधर की जो बॉडी होगी, जैसे लेफ्ट आई, इधर की आई है तो उसका इमेज इधर बनेगा, इधर की आई इधर बनेगा। ओके, यानी कि इसको बोला जाता है, एक प्रॉपर्टी लिख लेते हैं लास्ट, कि समतल दर्पण में क्या होता है, प्लेन मिरर में लेटरली इन्वर्टेड इमेज होगी, यानी कि कह सकते हैं लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है पार्श्व आवर्धन। यानी कि कह सकते हो कि देखिए, आप ऐसा सोचिए कि यदि समतल दर्पण है तो होता क्या है कि समतल दर्पण में हाइट तो सेम है, डिस्टेंस सेम है, बट इधर की जो बॉडी है, जैसे लेफ्ट है तो राइट दिखेगी, राइट है तो लेफ्ट दिखेगी, इसी को बोला जाता है पार्श्व आवर्धन, कर सकते हैं लेटरल इन्वर्जन। अब देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे आया, क्योंकि देखिए अभी तक बोर्ड में मतलब जितने भी क्वेश्चन हमने भी आपको कराया है, वहां पर क्या किया है कि हमेशा हाइट निकालना, दीवार की हाइट निकालना, इन सब पे कॉन्सेप्ट दिया है। बट एक बार एग्जाम ने क्या किया, इस तरह का क्वेश्चन दे दिया और वहां से यह चेक करना चाहा कि क्या आपने यह गुण पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। यानी समतल दर्पण में क्या होता है, पार्श्व आवर्धन होता है, 10th क्लास में भी यह पढ़ना था। पार्श्व आवर्धन का मतलब होगा कि लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट में इमेज बनेगा। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कर लोगे तो एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, समतल दर्पण की एक और गुण होती है लेटरली इन्वर्टेड, पार्श्व आवर्धित। अब देखिए इसमें क्या है, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ मिरर, यानी कि दर्पण की लंबाई, टू सी द विड्थ ऑफ फेस, मतलब दर्पण की चौड़ाई बताइए ताकि आप अपने फेस की टोटल चौड़ाई को देख सको। मतलब इस मतलब राइट आई से लेफ्ट आई के बीच की कितनी डिस्टेंस है ही आपको बतानी है। मतलब
पहले क्या होता था, हाइट बताते थे कि टोटल इमेज देखने के लिए h/2 चाहिए, बट अब कह रहे हैं नहीं, हम चाहते हैं कि लेफ्ट आई को भी देखें, सॉरी लेफ्ट ईयर को देखें और राइट ईयर को भी देखें। इस तरह से हम चाहते हैं कि दोनों ईयर हमको कंप्लीटली दिख जाए। इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। दर्पण की लंबाई क्या करें। अब देखिए इसका रे डायग्राम हम आपको बना देते हैं। देखिए कुछ कुछ बातें हमेशा ध्यान रखिएगा कि यह जो क्वेश्चन एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए है, ठीक है ना, जिसकी दोनों आंखें सही और सब चीज अरेंजमेंट चाहिए। इसका मतलब कुछ कुछ आप देख लो। यदि ये हमारी आई है और यह ईयर है तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है फिक्स है। इस ईयर और इस आई के बीच का डिस्टेंस फिक्स है और दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होगी। ऐसा ऐसे किसी व्यक्ति के लिए क्वेश्चन नहीं है जिसके इस अरेंजमेंट और इस अरेंजमेंट में डिफर हो। मतलब क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए क्वेश्चन है जिसमें आपको यह समझना है कि आपसे यह पूछा जा रहा है कि यदि कोई चाहता है कि मैं अपने लेफ्ट ईयर और राइट ईयर दोनों को मैं देखना चाहता हूं, तो दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है, कैसे निकाला जाए। जैसे इस हाइट को तो हम निकाल सकते हैं जो हम पढ़े हैं, ठीक है, बट आप चाहते कि नहीं इस ईयर से इस ईयर के बीच का कितना डिस्टेंस है वही बताइए। ओके, अब देखिए जरा, यही आपकी मिरर है, दर्पण है और इसी की चौड़ाई बतानी है। इसकी चौड़ाई मान लीजिए x। देखिए यह एक समतल यह मिरर है। अब देखिए, अब मानते हैं कि यह हमारी ईयर है, यह भी ईयर है। अच्छा, यहां आपकी आई है, एक सेकेंड यहाँ आपकी आई है और यहाँ आपकी आई है। आपके लिए यह क्या होगा, आपके लिए यह राइट साइड होगा और यह लेफ्ट साइड होगा। अच्छा, यानी लेफ्ट साइड की ईयर और आई है और राइट साइड की ईयर और आई है। अब देखिए जरा, पार्श्व आवर्धन का क्या मतलब होता है कि यदि आप चाहते हो कि लेफ्ट साइड की आई ईयर दिखे, तो देखिए लेफ्ट साइड से आपतित किरण चलेगी और परावर्तित होने के बाद किस आई में दिखेगी, राइट साइड की आई में दिखेगी। जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यानी आपतित किरण या परावर्तित किरण। उसी तरह से यदि आप राइट साइड की ईयर को देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे लाइट चलेगी और यहाँ से परावर्तित होने के बाद किस आई पे आएगी, लेफ्ट साइड की आई पे आएगी। यानी आपतित किरण और यह क्या है, परावर्तित किरण। ओके क्या। अच्छा, आप मान लो कि दोनों ईयर के बीच की दूरी, यानी दोनों कानों के बीच की दूरी टोटल d है। ओके क्या। अच्छा, और आई से आई के बीच की दूरी मान लो a है। ओके, यानी कि यह आपकी दर्पण है जिसकी चौड़ाई है x और आपको पता है कि दोनों आंखों के बीच की दूरी भी फिक्स होगी और दोनों कान के बीच की भी दूरी फिक्स होगी। तो हमने मान लिया है कि दोनों कान के बीच की दूरी d है, दोनों आई के बीच की दूरी a है और इस तरह से आपके फिगर मतलब बोर्ड पे रे डायग्राम बना दिया गया। बस आपको यहाँ से हम यह सिखाना चाहते थे कि लेटरल इन्वर्जन पार्श्व आवर्धन का क्या मतलब होता है। इसका मतलब यह होता है कि हमारी जो दाएं साइड की कान है उसमें से जो आपतित किरण चलती है तो बाएं साइड के आई पे जाएगी और इधर वाली जो आई ईयर है उससे जब लाइट चलती है तो एक चीज ध्यान रखिए, इसका इमेज इसमें बनता है और इसका इमेज इसमें बनता है। तो लेटरल इन्वर्जन का मतलब यही है। अब देखते हैं, आपसे यह पूछा जा रहा है कि A, B और X क्या है, दर्पण की लंबाई, A क्या है, आई के बीच की दूरी और B क्या है, ईयर के बीच की दूरी। ओके, तो अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बना करके
कमेंट करना है कि इन तीनों में क्या रिलेशन होती है। और अगर यदि आप यह जानते हो तो देखिए, यदि आपको यह पता रहेगा कि कितने चौड़ाई का हम दर्पण लें ताकि हमको अपनी फुल दोनों ईयर की हाइट लंबाई दिख जाए। तो ओके, इस तरह से आपका समतल दर्पण पूरी तरह फिनिश हुआ। और हाँ, प्रॉब्लम तो प्रैक्टिस हम लोग ज्यादा नहीं कर पाए। अब हमने यह सोचा है कि आपको प्रॉब्लम फाइल बना करके ग्रुप में शेयर कर दिया जाए और आप उस प्रॉब्लम पे प्रैक्टिस करो। कुछ प्रॉब्लम हम कुछ दिनों बाद आपको ग्रुप में डालना शुरू कर देंगे। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लासेस से क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लासेस से एक नए चैप्टर की मतलब नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। हमने पढ़ लिया सबसे पहले, मतलब कह सकते हो कि लाइट की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जाने, उसके बाद हमने समतल दर्पण पूरी तरह से फिनिश कर लिया। इतने ही सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। हाँ, अब रह गई कि ये कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ आएगी या तभी आप इसको बहुत दिनों तक रिटेन कर सकते हो यदि आप इस पे बार बार प्रैक्टिस करो। और आपको करना क्या है, वीडियो को मतलब जब भी आपको लगे कि हमें डाउट हो रहा है तो तुरंत वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि यदि आप फिर से जब सुनोगे ना तो दूसरी बार में आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तब धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाओगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, ये सारी चीजें हमारी अपनी हो गई है। और पढ़ो इस तरह से कि किसी को पढ़ा पाओ। ओके, तो ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे फिर से मिलेंगे और अच्छे से पढ़िए और रिवाइज करते रहें और जो भी दिक्कतें हमें जरूर बताएं। ओके, तो थैंक यू।